हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये है पंजाब के फ्लड्स के बारे में कि जो फ्लड्स पंजाब में पहले आए थे वो कब कब आए थे और कहाँ कहाँ आए थे और उसने किस किस एरिया को इम्पैक्ट किया है। तो आज हम बात करेंगे पंजाब के फ्लड्स के बारे में। आज की वीडियो का ये मेन टॉपिक है। तो ये वीडियो आज उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी जिन्हें कुछ इतना पता नहीं है फ्लड्स के बारे में, और जिन्होंने कभी डील भी नहीं किया तो उनको भी पता चल जाएगा कि फ्लड्स आने से क्या क्या चीज़ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और क्या क्या नुकसान होता है और गवर्नमेंट कैसे उसको टैकल करने के लिए इनिशिएटिव्स लेती है, और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। सो हम अब बात करेंगे कि पंजाब में पहली बार फ्लड कब आया था। वो था 1955। तो इसका मेन रीज़न यही था कि मानसून की हैवी रेन हुई थी हिमाचल में, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भाखड़ा डैम में पानी का जो वाटर लेवल था वो बहुत हाई चला गया था, और उसकी वजह से पानी ओवरफ्लो करने लगा। तो जो डैम की सिस्टम वालों एम्प्लॉयज़ ने एकदम पानी को रिलीज़ किया, एक एक्सटेंसिव लेवल पे पानी को रिलीज़ किया, और उस पानी ने बहुत ही गंदी तरह से पंजाब को ठेस पहुंचाई, बहुत नुकसान हुआ। तो इसके पीछे एक ही मेन कारण था कि जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, जो वाटर को मैनेज करते हैं डैम वाले को, वो बहुत अच्छा सिस्टम नहीं था तब भी। तो इसीलिए वो बाढ़ आने का मेन कारण था। तो उसके बाद पंजाब में सेकंड टाइम हड़ आया था 1978 में। तो इसमें जो मेन इम्पैक्टिंग एरिया था जो सतलुज नदी के आसपास वाला एरिया था। तो ये इसका भी मेन ही कारण है कि हैवी रेन, और इस बार इसने पंजाब के कुछ जिलों को इफेक्ट किया था। तो वो जो जिले थे वो थे, उसमें था लुधियाना, फिरोजपुर, कपूरथला, पटियाला और संगरूर। बिकॉज ये सारे एरिए सतलुज नदी के किनारे पे पड़ते हैं, इसीलिए मोस्टली ये सारे एरिए इम्पैक्ट हुए थे। और थर्ड टाइम जो पंजाब की हिस्ट्री का सबसे भयानक हड़ था वो था 1988 में। और उसकी बातें लोग आज भी करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी करते हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी बताते हैं कि जो जब वो फ्लड आया था 1988 में और उसके क्या क्या इम्पैक्ट थे, और अगर आज वो उसको याद करें तो उनको बहुत मतलब सैडनेस फील होती है कि उन्होंने क्या कुछ उस फ्लड की वजह से खोया था। तो ये पंजाब की हिस्ट्री में सबसे बड़ा नुकसानदेह फ्लड था 1988 वाला। और इसका कारण था कि हिमाचल में सिर्फ 4 ही दिनों में 634 mm की लेवल की बारिश हुई थी, तो जिसने भाखड़ा और पोंग डैम में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा कर दिया सिर्फ 4 दिनों में। और जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है डैम का वो इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए उनको सडनली ये पानी छोड़ना पड़ा। और फिर सीधा इस पानी ने पंजाब को बहुत ही बुरी तरह से, जैसे कि सोचो जंग लगती है और जंग में जो बॉर्डर एरियाज इम्पैक्ट होते हैं, वैसा इसने पंजाब को एकदम तबाह कर दिया। और जिसमें 600 से ज़्यादा लोग डेथ हो गए थे पानी की वजह से, जो उसमें डूब गए या जो भी। और उसके बाद और 34 लाख और लोग इफेक्ट हुए उस पानी की वजह से, जिनको तैरना नहीं आता था, जिनके घर पूरे दरिया के किनारे पे थे और जो नदी के करीब एरियाज थे, जिनके पास प्रॉपर एक्सेस नहीं था राइट अवे फ्लड से इवैक्यूएट करने का। तो वो लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस किया। और अगर हम उसके डेटा की बात करें तो डेटा के मुताबिक टोटल 9,000 विलेजेस इम्पैक्ट हुए थे पंजाब के, और 2500 से ज़्यादा विलेजेस तो जो अपने नॉर्मल प्लेस पे थे उससे आइसोलेट हो गए, मतलब कि जो वहाँ पे घर थे और जो लोग थे उनको अपना रहना सहना छोड़ना पड़ा, वहाँ अपना गांव छोड़ना पड़ा। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह फ्लड था पंजाब में 1988 वाला। और जब अभी तक गवर्नमेंट ने इन फ्लड्स की रिकवरी के लिए कोई फंड रिलीज नहीं किया था, और कोई गवर्नमेंट की जो रिलीफ फंड नहीं आया पंजाब के लिए। तो इसके बाद फिर एक फ्लड आया है 1993 में, जिसमें तो लैंडस्लाइड्स भी हुए हैं। वो अभी एडिशन में चला गया, नुकसान कम नहीं हुआ, पंजाब का नुकसान बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे फ्लड आ रहा है। तो इसमें अभी लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड कहाँ होगा? हिली एरिया में। तो पंजाब के जो बॉर्डर और जो नेबर स्टेट्स हैं वो हिमाचल हैं, उत्तराखंड। तो ये इनमें फिर लैंडस्लाइड भी हुआ, तो वो जो हिमाचल के लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इफेक्ट हुए, उनके घर फिसल गए वहाँ से। तो फिर ये
इसके ये हुआ था जुलाई के महीने में, जो 1993 वाला फ्लड था। तो इसमें जो इफेक्ट करने के लिए जो रिवर्स थी वो थी सतलुज, ब्यास, रावी और घग्गर, जो मेन पंजाब की अभी रिवर्स हैं। तो इसने अराउंड 350 से लेकर 550 तक लोगों को अलविदा कहना पड़ा अपनी फैमिलीज को, सिर्फ इस फ्लड की वजह से। और एक जो सिस्टम की डेवलपमेंट नहीं की, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से। और इसके साथ बाकी जो फार्मर्स हैं उनको भी बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। 12 लाख एकड़ से ज़्यादा फार्मर्स की फसलें खराब हुई, और जो रोड और रेलवे कनेक्टिविटी थी वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ही इफेक्टेड हुई, लोगों का आना जाना बंद हो गया। तो पानी की वजह से लोग जहाँ थे वहाँ वो स्टक हो गए। तो इसीलिए उनको कुछ दिन के लिए, जब तक जो फ्लड के वाटर का लेवल लो नहीं हुआ, तो तब तक लोगों को उस कनेक्टिविटी के कट से रहना पड़ा, और इसने लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। उसके बाद अभी 20th सेंचुरी में जाते हैं, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट फ्लड पंजाब में आया था वो था 2008 में, और इसमें सतलुज और ब्यास ने मेनली अपने एरिया को इफेक्ट किया था पानी की वजह से, और जो बाकी का एरिया था पंजाब का वो सेफ रहा था। उसमें नॉर्मल लेवल पे पानी आया, तो इतना ज़्यादा उसने कोई लोगों को भी तंग नहीं किया, और ज़्यादा कोई लॉस भी नहीं हुआ पंजाब का। और फिर 2019 में एक फ्लड आया, जिसको तो पंजाब गवर्नमेंट ने खुद ही नेचुरल क्लेमिटी बोल दिया था, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि कुदरती आफत आई, बहुत बड़ी आफत आई पानी की, जिसने पंजाब को एक बार फिर से इतना इम्पैक्ट किया कि गवर्नमेंट को खुद ही उसको नेचुरल क्लेमिटी का नाम दे के डिक्लेयर करना पड़ा। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी और टोरेंशियल रेन थी पहाड़ी इलाके में, डैम वाले एरियाज में, जिसकी वजह से फिर से पानी ओवरफ्लो हुआ। और अभी तक आप लोगों ने नोट किया होगा कि ये वाटर ओवरफ्लो कर रहा है बार बार। तो इसके पीछे क्या है कि गवर्नमेंट अभी भी ध्यान नहीं दे रही कि हमें कुछ ऐसा सिंचाई का कोई काम करना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहिए कि जो ये वाटर का ओवरफ्लो है इसको कंट्रोल कर सके, ताकि कि एवरी ईयर हिमाचल के, पंजाब के, हरियाणा के लोग इफेक्ट ना हो, उनको बार बार अपना घर ना छोड़ के जाना पड़े, अपना जान माल का नुकसान ना सहना पड़े। तो ये चीज़ आपने नोट किया कि इस पे शायद गवर्नमेंट भी बस पॉलिटिक्स कर रही है और अपना देख रही है कि हाँ लोग बाढ़ में बह रहे हैं तो हमें कोई मतलब नहीं। तो अभी तक तो सरकार को भी जाग जाना चाहिए था कि पंजाब बहुत बार इफेक्ट हो चुका है इस पानी से, तो हमें कुछ कर देना चाहिए, मैनेजमेंट सिस्टम, या एक और डैम बना लेना चाहिए, या कुछ ऐसी नहरें बना देनी चाहिए जो राजस्थान, हरियाणा को निकलें, कि सडनली अगर वाटर फ्लो हैवी हो तो हम उसको प्रॉपरली मैनेज कर सके, कि पानी बांट कर चला जाए स्टेट्स में। ऐसे नहीं कि सीधा ही पंजाब में छोड़ दो, कि जैसे पंजाब एक नॉर्मल प्लेस है, लोग नहीं रहते, कि वो कोई बात नहीं, वो हैंडल कर लेंगे। और उस पंजाब के साथ साथ तो बॉर्डर के पार उधर पाकिस्तान वाला पंजाब भी बहुत इफेक्ट होता है। तो ये हिमाचल गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को मिलकर कुछ इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए था, लेकिन जो हुआ नहीं अभी तक भी। तो इस 2019 वाले फ्लड ने बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इफेक्ट किया, 300 से ज़्यादा गांव फिर से तबाह हुए, और इसमें फिर वही भाखड़ा डैम ने अपना मेन रोल प्ले किया पंजाब को पानी से बहाने में। और इसमें मेनली 3 डिस्ट्रिक्ट ही हुए थे इम्पैक्ट, सबसे ज़्यादा वो था रोपड़, जालंधर और फिरोजपुर। फिरोजपुर तो एकदम ही जो दरिया के पूरे किनारे पे है, तो वो तो जो वहाँ पे बॉर्डर पे एरियाज है वो तो एवरी टाइम इम्पैक्ट होते हैं, तो लोगों की जान पे बन जाती है कि ये पानी अब फिर से इम्पैक्ट करेगा और हमारा जो फसलें बर्बाद होंगी, हमको फिर घर छोड़ के जाना पड़ेगा, जो हमने पशु पाले हैं उनकी जानें जाएंगी, उनको चारा कैसे पहुंचेगा, और हमारी बाद में जो फसलें हैं वो बर्बाद होगी, उसका मुआवजा गवर्नमेंट दे ना दे इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इस 2019 वाले फ्लड में भी ऑलमोस्ट 1,70,000 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, मतलब जिसमें फसलें हुई हैं, जिसमें किसान खेती करते हैं, तो वो इम्पैक्ट हुई। और तो और पंजाब को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस फेस करना पड़ा इसी फ्लड की वजह से, जिसके डाटा के मुताबिक बनता है 1700 से 2000 करोड़। और पंजाब गवर्नमेंट ने इस फ्लड को देखते इमीडिएटली सिर्फ 100 करोड़ का
इमीडिएट रिलीफ फंड रिलीज किया था, जो कि बिल्कुल ही नामात्र के बराबर है, क्योंकि 2000 का मतलब नुकसान हो रहा है किसानों को और आप 100 करोड़ दे रहे हो, ये तो ऐसी बात है कि लाख लोगों को हर को 100-100 रुपए देने वाली बात हो गई। तो ये तो एकदम शेमफुल एक्ट था। तो उसके बाद भी आप देखोगे कि डेटा में निकल के आता है कि जो सेंट्रल केंद्र ने असेसमेंट की थी नुकसान की, वो भी उसने 1200-1900 करोड़ की उसने भी 500 करोड़ और कम कर दिए। तो इसमें अब आप खुद ही सोचो कि किसान कहाँ जाए। अब उसको दोबारा अब अपनी फसल को भी नहीं छोड़ सकता, दोबारा उस फसल के लिए उसको एग्रीकल्चर के लिए कल्टीवेशन भी करनी है, सारा करना है, फसलें दोबारा फिर से उगानी है, तो उनको फंड्स भी चाहिए। फंड्स कौन देगा? गवर्नमेंट। या तो गवर्नमेंट उनको रिलीफ फंड दे दे के आपकी रिकवरी हो जाएगी और आप फिर जीरो से शुरू कर सकते हो, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट करती नहीं। तो उनको फिर बैंक से लोन लेना पड़ेगा और जिससे कि स्टेट पे बहुत ज़्यादा कर्जे की मात्रा बढ़ जाती है, जो एक अच्छी बात नहीं है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो इनको ये इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि ऐसी कोई दुविधा किसी भी स्टेट में आए ना, तो इसके लिए उनको कोई सिस्टम बनाना चाहिए, उनको डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, सिर्फ ना कि पॉलिटिक्स पानी के नाम पे करनी चाहिए। और इसके बाद अभी जो सेकंड रीसेंट आया है वो था 2023 में, जिसमें 1432 गांव, 10 जिले पूरी तरह से तबाह हो गए थे पानी की वजह से। और फिर से ये वही बात आती है घूम फिर के इसमें हिमाचल का पार्ट रहता है मेन। हिमाचल में अगर बारिश आएगी तो पंजाब तो बहेगा ही बहेगा फ्लड में। तो ये मेन रीज़न बन चुका है फ्लड का पंजाब में। तो इसमें 38 लोगों की जानें भी गई हैं 2023 वाले फ्लड में। और इसमें अराउंड 2,21,000 हेक्टेयर जो लैंड है वो पूरी सबमर्ज कर गई, वो पानी में बह गई, जिस पे पूरा ही सेनिमेंट हो गया कि जो दरिया वाले पानी में रेत आती है तो वो पूरी उसके ऊपर बिछ गई पानी उतरने के बाद, और वो लैंड एकदम एकदम ही वो फार्मिंग के लायक नहीं रही। और उसको दोबारा से कल्टीवेशन के लिए तैयार करने के लिए किसानों को खुद सी जेब से पैसे डाल के खुद एकजुट हो के उनको फिर से उस ज़मीन को हैंडल करना पड़ा, वो अपने ट्रैक्टरों से उसको हटाना पड़ा उस रेत वाली लेयर को, ताकि जो वो फिर से उसको खेती के लायक बना सके। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। तो इसमें अगर हम ओवरऑल लॉस की बात करें 2023 वाले फ्लड में, तो ये बनती है 1320.6 करोड़ और 173.1 करोड़ बनती है रोड और ब्रिज का लॉस, और 159.4 करोड़ बनती है जो वाटर प्रोजेक्ट्स का खर्चा था, जो वाटर वाली जगहें थी उसको टैकल करने के लिए कि पानी को कहाँ से निकाला जाए, पानी की निकासी के लिए उनको 159 करोड़ खर्चना पड़ा। और तो और जो मेन मेजर फैक्टर है कि जिससे सबसे ज़्यादा पंजाब को लॉस होता है वो है एग्रीकल्चर, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एग्रीकल्चर लैंड का और सबसे ज़्यादा फार्मर्स यहाँ पे ही खेती करते हैं। तो उनको 605.4 करोड़ का घाटा फिर से सहना पड़ा। तो ये एवरी डेकेड कुछ साल के बाद जो पंजाब के किसान हैं इनको लॉस सहना पड़ता है और गवर्नमेंट इसके बारे में कोई स्टेप नहीं लेती, कुछ भी नहीं करती। बस गवर्नमेंट अपनी रोटियां सेकती है और चलती बनती है और गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हो तो ये फिर पंजाब और हरियाणा की गवर्नमेंट को आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं पानी का, और ताजो के ये आपस में लड़ते रहें और सेंटर तक बात ना पहुँचे, और सेंटर बहुत कम सुनती है इस चीज़ को लेके। तो इसमें मेन दो एरियाज सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए थे, वो थे मालवा रीजन के एरिया पंजाब के, वो था फिरोजपुर और फाजिलका। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट साथ साथ में और ये दोनों बॉर्डर एरियाज हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट बहुत गंदी तरह से, बहुत बुरी तरह से ये दोनों इफेक्ट हुए थे। इसमें बहुत सारे लोगों को 900 के करीब घर पूरी तरह से पानी की वजह से तबाह हो गए, लोगों के घर गिर गए, छतें गिर गई। तो लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, वो अपने रिश्तेदारों के पास जाएं जहाँ कोई गवर्नमेंट उनको जो कैंप्स प्रोवाइड करवाए। तो गवर्नमेंट ने इमीडिएट फंड कुछ भी रिलीज नहीं किया था फ्लड रिलीफ के लिए, बट जो उन्होंने 218 करोड़ दिए थे वो सिर्फ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के नाम पे दिए थे, और जिससे कि ये भरपाई नहीं होने वाली थी, क्योंकि ऑलरेडी हमने डेटा देखा ये बहुत ज़्यादा अमाउंट का लॉस हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ इमीडिएटली 218 करोड़ का ही नेशनल रिलीफ फंड दिया था जो डिजास्टर के लिए। और इसमें फिर से आप बोलोगे कि बार बार किसान आ रहे, तो फिर से किसानों को
600 6,800 एकड़ लैंड का फिर से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, फिर से उनको ये लॉस हुआ, उनकी फसलें बर्बाद हुई। लेकिन गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया और किसानों को फिर से ये जो 6,800 एकड़ वाली जो फसलें थी इसका नुकसान अपनी जेब से भरना पड़ा। और अब हम बात करेंगे द मोस्ट एंड द रिसेंट फ्लड जो अभी पंजाब में चल रहा है और जो इंडियन नेशनल मीडिया को भी नहीं दिखा अभी तक और ना ही हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको दिखा। उनको अफगानिस्तान दिख गया लेकिन अपना पंजाब और जो हरियाणा के एरियाज इफेक्ट हुए हैं इस फ्लड की वजह से वो नहीं दिखे और ना ही कोई अभी तक किसी का ट्वीट आया उसके ऊपर करंट गवर्नमेंट का जो सेंटर में चल रही है बीजेपी की तरफ से। तो इसमें अभी तक जो हमने चेक किया है डाटा ऑनलाइन उसमें से 1400 गांव इफेक्ट हो चुके हैं पानी की वजह से, जिसमें जो मेन एरियाज हैं जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब के अभी तक इफेक्ट हुए हैं वो पूरा माझा रीजन पंजाब का जिसमें डिस्ट्रिक्ट आते हैं गुरदासपुर, कपूरथला, होशियारपुर और जो फिर से मालवा भी अभी इम्पैक्ट हुआ है, यानी कि मालवे में भी अभी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो वो जो मेन डिस्ट्रिक्ट हैं जो दरिया के किनारे पे बसे हैं वो फिर से इम्पैक्ट हुए, जिसमें फिरोजपुर, फाजिलका और पठानकोट ये सारे फिर से इम्पैक्ट हुए हैं। और इसमें अभी तक 3 लाख एकड़ जो फसलें हैं जो फार्मिंग लैंड है वो सब मर्ज कर चुकी है पानी में, जो मतलब कि टोटली एकदम जीरो हो चुकी है, जिससे ना तो कोई आउटपुट निकलेगा और ना ही किसान की जेब में उससे कोई प्रॉफिट जाएगा। तो किसान अभी फिर से वो लॉस में ही जाएगा पूरा नेगेटिवली। और इसमें अभी तक अप्रोक्सीमेटली 3.54 लाख पीपल इम्पैक्ट हो चुके हैं और जिसमें 30 लोग अभी तक अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और तो और अब हम बात करेंगे कितने लोगों को बचाया गया पानी से निकाल के, जिन तक रेस्क्यू टीम्स पहुंच चुकी हैं, जहाँ वहाँ के किसानों के जो नौजवान लड़के हैं पंजाब में वो अपने आसपास के एरिया से जितने लोगों को जो अपने उन गाँव भैंसों को बचा सकते हैं, जिसमें उन्होंने अभी तक 19,597 पीपल को उन्होंने अभी तक रेस्क्यू किया पानी वाले एरिया से, जिनकी जान बच गई है वो अभी सुरक्षित हैं। और अभी तक पूरे पंजाब के लिए 129 रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। हालांकि हमें ज़रूरत ज़्यादा की है लेकिन गवर्नमेंट को अभी ये कुछ नहीं दिखा और ना ही नेशनल मीडिया ने इसको अभी तक कवर किया और कोई अपडेट दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या फंड्स रिलीज़ करेगी ताजों के जो पंजाब के लोग इफेक्ट हुए हैं, जिनके घर ढह गए और जिनकी फसलें बर्बाद हो गई और बहुत कुछ लोगों के ट्रैक्टर बर्बाद हो गए, जो एक ट्रैक्टर इजीली 8-10 लाख का आता है जिससे अच्छी कल्टीवेशन करनी हो, तो वो भी उनकी जेब से जाएंगे। अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। तो स्टेट गवर्नमेंट भी अभी एक तरह से सोई हुई है, उसने अभी तक कोई कुछ नहीं किया कि हम करें, वो बस आते हैं देख के चले जाते हैं और कोई एक भाषण दिया और चले गए। तो अभी तक जो एक रिसेंट स्टेटमेंट आई थी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि वो अभी 60,000 करोड़ का जो फंड था उसकी वेट कर रही है कि वो अभी रिलीज नहीं हुआ, जब रिलीज होगा तो तब हम लोगों को देंगे, जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लिए होता है। तो अभी तक कुछ नहीं। और तो और अभी पंजाब एजुकेशन के एरिया में भी इतना भी एडवांस नहीं है और अभी इस फ्लड की वजह से स्कूल भी सभी बंद है। तो अभी पंजाब जो एजुकेशन की फील्ड में उसमें और भी पीछे चला जाएगा, क्योंकि इसमें छोटे बड़े सारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो भी पूरा एकदम अलर्ट पे है, क्योंकि उनको टाइम पे एजुकेशन नहीं मिलेगी। अगर एजुकेशन नहीं मिलेगी तो पंजाब जो एजुकेशन बोर्ड है अगर उनको नॉर्मली बोलेगा कि हम आपको नॉर्मल मार्क्स या आपकी जो पहले की परफॉर्मेंस है उसके बेस पे आपको हम मार्क्स दे देंगे, हम आपको पास कर देंगे, वो पास तो कर देंगे लेकिन जो उनको एजुकेशन चाहिए थी, जो कंपटीशन उनको फेस करना था वो नहीं किया और वो ऐसे उनको फ्री में पास कर देंगे। तो इसका भी पंजाब को एजुकेशन फील्ड में भी बहुत नुकसान होगा। तो इसमें द मेन कारण जो फ्लड्स का है पंजाब और हरियाणा में जो आते हैं एवरी 2 ईयर्स एवरी डेकेड, तो इसका मेन यही कारण है कि जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो डैम का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही, कोई फोकस नहीं कर रही कि हम कोई एक्स्ट्रा डैम बना ले या कुछ नहरें बना दें कि जिससे अगर कोई फ्लड आने का कोई माहौल बने या कोई मूवमेंट ऐसी हो, सिचुएशन बने कि हम वो पानी को डिवाइड करके बाकी सब स्टेट्स को दे दें ताजो पानी एकदम से पूरा बांटा जा सके प्रॉपरली और पंजाब को, हिमाचल को, हरियाणा को, किसी को भी
इस जो नेचुरल क्लैमिटी है इसका कोई सामना ना करना पड़े। अगर थोड़ा बहुत हो तो लोग रिकवर भी कर लेंगे, हैंडल भी कर लेंगे, बट सरकार को भी कुछ देखना चाहिए, करना चाहिए, सिर्फ अपनी राजनीति नहीं करनी चाहिए पंजाब के पानी को लेकर। तो आज का था ये वीडियो, आई होप आप सब ने इसको बहुत पसंद किया होगा। तो अभी लास्ट में मेरे कुछ खुद के पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि जो जो लोग खेती करते हैं, जिनके माँ बाप खेती करते हैं या खुद लड़के लड़कियाँ खेती करते हैं, जो एग्रीकल्चर की स्टडी कर रहे हैं, तो वो आप सब मिलके कमेंट्स में अपने सॉल्यूशंस बताओ कि पंजाब के लोग या जो भी जहाँ जहाँ पे भी फ्लड से लोग इम्पैक्ट हुए हैं वो इस इम्पैक्ट से कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे बाहर आ सकते हैं। जो जिनकी फसलें ख़राब हुई हैं तो वो दोबारा अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड को है उसको फर्टाइल कैसे बना सकते हैं। तो मैंने अभी नया शुरू किया वीडियो बनाना, तो आपको मेरी जो आप अपने जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ फील हो रही होगी बेस्ट टू बेस्ट, तो इसके लिए मैं कमेंट्स में टाइप करके हमें बताएं, समझेंगे, क्योंकि और हमारी यही कामना है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आई होप मैं इस चीज़ से ओवरकम करूँगा और डोंट फॉरगेट आगे से बहुत बढ़िया वीडियोस बनाऊंगा अपने आप को डेवलप करके, ताकि जो ये प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द अपकमिंग वीडियो सामने रख सकूं। जो भी आगे मैं कंटेंट बनाऊं वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बनाऊं। थैंक यू।